गाइस लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 2 स्टार्ट किया था, इफ़ यू रिमेम्बर। वही सेम पॉइंट्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 2 हम लोग जो पॉइंट्स पे बात कर रहे थे वो ये वाला टॉपिक था, दैट इज़ क्लिक रैप एंड श्रिंक रैप। एंड एज आई सेड कि कल का टॉपिक रिवाइज करने के लिए एक डिफरेंस जो है वो हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पे क्लिक रैप में क्या बोला है, कंज्यूमर कैन गो टू टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकता है। श्रिंक रैप के अंदर उनके पास की टर्म्स कंडीशन जो है वो यहाँ पे डिफाइंड नहीं रहता है। सो इसका मतलब क्या होगा, आप जब कोई एक पैकेज अगर ओपन करेंगे तभी आपको पता चलेगा। ओके एक मिनट, हाँ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके सो एज यू कैन श्रिंक रैप ये हम लोग आज स्टार्ट करने वाले। कल इसके बेसिक पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। तो क्लिक रैप के अंदर क्या था, कंज्यूमर टर्म्स कंडीशंस जो कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे वो पढ़ सकता है, वेरीफाई कर सकता है, एंड उसके बाद इफ ही अग्रीज then only he'll come in the contract, else he'll deny it. श्रिंक रैप के अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर को की टर्म्स कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट के पता, कोई एक प्रोडक्ट ओपन होता है उसी के बाद में ही उसको ये टर्म्स कंडीशन जो है वो पता चलेंगे, है ना। सो दैट इज अब allow user to read terms condition of the agreement before accepting. People agree to the terms using the software which they have already purchased. तो मतलब क्या है, आपने कोई एक सॉफ्टवेयर परचेज किया, इट मीन्स यू आर अग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशन। वो सॉफ्टवेयर परचेज करने के बाद में, वो ओपन करने के बाद में यू विल फाइंड द डिटेल विच इज देयर। नाउ नेक्स्ट आपको क्या बोला है, दे हैव गेन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। यहाँ पे क्या बोला है, दिस इज द क्वेश्चनेबल एनफोर्सिबिलिटी, है ना। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग किसी को टर्म्स कंडीशन पहले बता नहीं रहे, सो ऑफ कोर्स दिस इज अ क्वेश्चनेबल पार्ट कि आप किसी को पहले टर्म्स कंडीशन दे रहे एंड उसके बाद में वेदर इफ ही इज नॉट अग्री, स्टिल उसके पास कोई दूसरे ऑप्शंस नहीं है ना। दैट इज द मेन प्रॉब्लम हियर। देन उसके बाद में क्या बोला है, द सिंपल एक्ट ऑफ क्लिकिंग द एक्सेप्ट बटन, यहाँ पे ये। एंड यहाँ पे क्या होगा, कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय ब्रेकिंग द सील यूज्ड टू बाइंड। सो यहाँ पे आप अगर कॉन्ट्रैक्ट अग्री कैसे होगा, जब आप कोई एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो वो जो प्रोडक्ट आप ओपन करेंगे ना, उसके अंदर जो सर्टेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो प्रोडक्ट आपने एक बार ओपन किया, सील ब्रेक किया, मतलब अभी आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते, है ना। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। वैलिडिटी ऑफ ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा है, एज पर द आईटी एक्ट प्रोवाइड्स वेरियस प्रोसीजरल एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस एंड रेगुलेट्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑल काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। नाउ दिस इंक्लूड्स कंप्यूटर डेटा प्रोटेक्शन, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे आएंगे ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपका डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। फर्स्ट तो ये है, आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रूव होगा कि हाँ यू हैव ऑथेंटिकेटेड और यू हैव एक्सेप्टेड कंडीशन, है ना, ये पॉइंट आएगा। देन एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय आईटी एक्ट बट मेजॉरिटी फील्स इट लेस सिक्योर to get into any kind of online contract as there are no concrete judicial proceedings for the validity and enforceability of online contract. तो देखो, अगर मैं फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इन फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट वी हैव अग्रीमेंट्स, स्टैम्प पेपर्स रहेंगे, वहां पे आपके पास प्रूफ है। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में ये सर्टेन पॉइंट्स जो है ना ये मिसिंग है। एंड उसके साथ में हम लोग के आईटी एक्ट जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि अगर ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग वहाँ पे कोई बड़ा केस कर सके, आपको गारंटीड कंपेंसेशन मिले। ये सारे पॉइंट्स मिसिंग है, इसके लिए आज भी इसको हम लोग लेस सिक्योर कंसिडर करते हैं। सो इन केस ऑफ ब्राउज कॉन्ट्रैक्ट, ब्राउज रैप कॉन्ट्रैक्ट, वी यूजुअली एक्सेप्ट द टर्म्स कंडीशन बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन आई अग्री। एंड श्रिंक रैप में क्या होता है, वंस यू श्रिंक रैप कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, परचेज ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट इज एन असेंट इज गिवन
असेंट मतलब आपने वो सॉफ्टवेयर परचेज किया, मतलब उसके टर्म्स कंडीशन यू आर एक्सेप्टिंग। जैसे अगर मैंने एक मोबाइल अगर परचेज किया तो उसके वारंटी कार्ड, उसके टर्म्स कंडीशन सब वो बॉक्स के अंदर है। सो एज सुन एज आई परचेज दैट प्रोडक्ट, मैं उसके टर्म्स कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट को अग्री कर रहा हूँ, है ना। सो दिस इज समथिंग विच इज काइंड ऑफ एन एनफोर्सिबिलिटी। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है, मेनी हैव टेंडेंसी ऑफ नॉट रीडिंग टर्म्स कंडीशन केयरफुली बिफोर अग्रीइंग टू सच। अब यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल जो होम पर्पस के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हैं, सो आपने रेयरली कभी देखा रहेगा कि हम लोग ऐसे कोई टर्म्स कंडीशंस पढ़ते हैं। अब अगर आप वो टर्म्स कंडीशन से अग्री नहीं करते हो, लेट्स सपोज कि आप जब गूगल मीट ज्वाइन करते हैं, देर आर फ्यू टर्म्स कंडीशन विच इज डिफाइंड फ्रॉम द गूगल मीट। अब इफ यू आर नॉट अग्रीड विद द टर्म्स कंडीशन ऑफ गूगल मीट, स्टिल यू डोंट हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव, है ना। अगर आपको वो अग्री नहीं भी कर रहे हो, स्टिल आपको वहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा, वहीं से ज्वाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे वही दिया, बट दिस एक्शन शुड बी टेकन कॉन्शियसली एंड केयरफुली ओनली आफ्टर रीडिंग द टर्म्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। हाउएवर द कोड, अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, एक यूएस में एक केस हुआ था, उसका एग्जाम्पल दिया है, प्रोसीडी वर्सेस जेडिनबर्ग। क्या बोल रहा है ये, द वेरी फैक्ट दैट द परचेसर आफ्टर रीडिंग द टर्म्स एंड द लाइसेंस फीचर आउटसाइड द रैप लाइसेंस opens the cover coupled with the fact that he accepts the whole terms and condition। मतलब मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर पैक दिया है ना, आपने जैसे ही उसको अनपैक किया, इट डिफाइंस कि आपने उसके टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट कर लिया। On the screen by the keystroke constitute the acceptance of the terms conducted, thus it is confirmed that the shrink wrap agreements are valid contract। जहाँ पे आपको ऑप्शन तो मिलता है कि हाँ आप वहाँ पे आई अग्री पे क्लिक करोगे। दूसरा जो हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें तो आप जैसे ही बॉक्स ओपन करते हैं तो यू आर अग्रीइंग टू द टर्म्स कंडीशन, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ओके, नाउ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन। अब ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन इंडिया में हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए एक मास्टर, एक पेरेंट रूल या एक पेरेंट एक्ट फॉलो करता है जो ब्रिटिशर्स के टाइम से चल रहा है। आप अगर देखेंगे ना, आपको पता रहेगा कि 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बराबर है। सो तब से अगर आप देखेंगे वी हैव समथिंग लाइक दिस, जहाँ ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आते हैं तो यहाँ पे वो अपना बिजनेस जब बढ़ाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश गवर्नमेंट, नॉट ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक छोटा सा बिजनेस रन करने वाला कंपनी था, प्राइवेट कंपनी था। एक पूरा स्टेट, एक कंट्री का गवर्नमेंट नहीं आया था। सो कंट्री का गवर्नमेंट जब पिक्चर में आता है तो वो अपने कंट्री में जैसे रूल्स कंडीशंस होते हैं ना, वो इंडिया में अप्लाई कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली सेम वे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने कंट्री में जो टर्म्स कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं, वैसे ही कोई प्रोविजंस, वैसा ही एक एक्ट उन्होंने इंडिया में बनाया। सो एज आई सेड 1857 पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोगों ने असम और जो टी प्लांटेशन था वहां तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया और बाकी पूरा इंडिया के ऊपर ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रूल करने लगा। तो अब यहाँ के जो प्रोसीजर्स थे इनको ये सिस्टमेटिक कर रहे थे। याद रखो, हम लोग कभी कभी आपने सुना रहेगा कि ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया में बहुत बैंड बजाया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे उन्होंने जो रूल्स या एक्ट बनाया ना, वो आज भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम के। सो आप देखो कि हम लोग के पास यहाँ पे कोई रूल्स या प्रोविजंस है, लाइक वी हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो अब पहले ही हम लोग के पास ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था, तो वो टाइम पे प्रॉब्लम क्या होता था कि कोई एक जैसे आप देखो कि गांव में आपने देखा रहेगा कि वो गांव में जो बड़े फार्मर्स के साथ में वो जो लाला या ऐसा हुआ करते थे पुराने मूवी में, वो कोई भी टर्म्स कंडीशन डाल के उसके ऊपर फार्मर्स का थंब इम्प्रेशन ले लेते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, या फिर कोई ऐसा अग्रीमेंट में टर्म्स कंडीशन डाल देते थे जिसके बेस के ऊपर अभी पूरा जिंदगी उनको बॉन्डेड लेबरर की तरह काम करना पड़ेगा, उनका घर प्रॉपर्टी उनके पास चले जाएगा। तो ये जो चीज़ें है ना, ये ब्रिटिशर्स ने भी नोटिस किया एंड देन उन्होंने ये सारे प्रोसीजर्स को स्टैंडर्डाइज करने का ट्राई किया। याद रखो, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन में ही उन्होंने बहुत सारे रूल्स बनाए और उसमें से ही एक रूल जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे आइडेंटिफाइड कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, वो इंडियंस के जो अपने उनके पर्सनल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरफियर कर रहा था, उनके कल्चर, उनके कस्टम्स में बहुत ज़्यादा इंटरफियर कर रहा था। तो अब अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट आके ग्राम पंचायत है या उसमें अगर इंटरफियर करेगा
तो क्या होगा कि वापस वहाँ के लोग भी ब्रिटिश के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए जब वो वापस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मंगल पांडे वाला जो होता है, उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उन्होंने बहुत ही एक पोलाइट स्टांस लिया, हर कोई चीज़ों के लिए उन्होंने रूल बना दिए। एंड अगर आप वो रूल मानते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हो तो भी दे आर नॉट फोर्सिंग यू, बराबर है। अगर आप कोई एक बड़े बिजनेसमैन है, आप बिजनेस डील करेंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा। आप कहीं गांव खेड़े में रहते हैं, आप नहीं मान रहे हो तो वो आके आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं करेंगे जब तक आप उनके नोटिस में नहीं लाएंगे। नोटिस का मतलब उनको पता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा चल रहा है, लेकिन आप जब तक उनको रिटर्न में कंप्लेन नहीं देंगे तब तक वो पिक्चर में नहीं आएंगे, ठीक है। सो आप देखो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बनाया था ब्रिटिशर्स ने। तो उसमें से ही 50%, 40 to 50% प्रोविजंस उठा के हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो बहुत सारे इंडिया के जो सम कस्टम्स, कुछ रूल्स थे जो पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे या अमीर को ज़्यादा फेवर कर रहे थे, या फिर वो एक राजशाही टाइप जो चीज़ें थे, वो सब हम लोगों ने एलिमिनेट, आई मीन ब्रिटिशर्स ने एलिमिनेट किया है। सो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो एक बहुत काम की चीज़ है, उन्होंने बनाया था, उसको थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके आज भी हम लोग चला रहे हैं। ये देखो, इसको हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया है। सो यहाँ पे अब आपको बेसिक पता तो चला रहेगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो अब यहाँ पे क्या बोला, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो द प्रिंसिपल एज टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेरियस वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर गिवन। सेक्शन 2 के अंदर देखो, अब आपको क्या करना है ना, कोई स्पेसिफिक सेक्शंस जो यहाँ पे अलग से मेंशन किए हुए हैं, ट्राई टू रिमेंबर दो सेक्शंस जिसको अलग से थियरी में एक यहाँ पे देखो अलग से उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। सो अब एग्जाम में जब आप देखो, अभी देर आर मोर चांसेस कि आपका थियरी एग्जाम होगा। अब जब थियरी एग्जाम हो रहा है ना, तो देर आर पीपल जिनको ज्यादा पता ही नहीं है। जस्ट 1 मिनट, आपके पास हाँ, जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने रेलवे भी बहुत एक अच्छा हम लोगों के लिए चीज़ दिया है। बेसिकली उन्होंने अपने लिए बेटर किया था, लेकिन आप अगर देखेंगे ना, जैसा विष्णु ने बोला कि रेलवे एक बहुत अच्छा वो डेवलप किया है। देखो कि ब्रिटिशर्स ने जितना रेल लाइंस डाले थे ना गांव खेड़े में, इंडियन गवर्नमेंट ने आके उसके खाली 10 to 20% ही उसको आगे एक्सटेंड किया है, ठीक है। और वो भी मेनली मेट्रो एरियाज में ज़्यादा हुआ है। गांव खेड़े में अभी भी ब्रिटिशर्स ने डाले हुए जो रेल ट्रैक है वही हम लोग के बहुत सारे जगह पे चल रहे थे। तो आप देखो कि सालों तक हम लोग वही चला रहे थे, अब जाके हम लोग कहीं कहीं चेंजेस कर रहे हैं, देन मेट्रो रूट्स ऐड कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी सेक्शन 2 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्या है, when one person signifies to another his willingness to do or to obtain from doing anything। मतलब या तो मैं क्या कर रहा हूं, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ए, याद रखो ऐसे पढ़ते हैं इसको, सेक्शन 2 क्लॉज ए क्या बता रहा है, मैं या तो आपको कुछ अलाउ कर रहा हूं या फिर मैं आपको कोई परमिशन नहीं दे रहा हूं, बराबर है। ये सेक्शन 2 के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे। मतलब हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके अंदर मैं आपको कोई एक परमिशन दे रहा हूँ या कोई एक चीज करने से मना कर रहा हूँ। देन क्लॉज बी क्या बोल रहा है, व्हेन पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट एंड प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो प्रपोजल एक्सेप्ट कब होगा, जब अगर मैंने उस पर साइन कर दिया, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने उसका उस पर अपना असेंट दिया, परमिशन दिया। सो जो प्रपोजल है वो अभी क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया, ठीक है। अब याद रखो, ये जो प्रॉमिस है ना वो व्हाइट पेपर पे हम लोग बहुत सारे मूवी में देखते हैं, वैसा नहीं होता है, वो बकवास है। आपका अगर स्टैम्प पेपर है, आपका कोई एक बिजनेस डील हुआ है, वो सपोज अगर 10 lakhs का है, 50 lakhs का है, 1 करोड़ का है, और जो अमाउंट का आपका बिजनेस डील हुआ है उसके सामने अगर आपने उसके सामने उतना आपने टैक्स पे करके वो लेवल के अगर आपने स्टैम्प पेपर्स लिए जिसके ऊपर अगर आपका अग्रीमेंट हो रहा है, स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं हम लोग, राइट। सो दैट मीन्स कि आपने वहां पे उतना गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, पैसा दिया है ना, एंड उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट विल गिव यू लीगल सिक्योरिटी, दैट इज द थिंग।
सो आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो ऑफिशियल पेपर पे आप प्रॉमिस करेंगे, याद रखो। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो जो प्रपोजल बना रहा है, जो अग्रीमेंट बना रहा है वो प्रॉमिसर होगा, और जो अग्रीमेंट के ऊपर साइन कर रहा है वो प्रॉमिसी हो गया, ठीक है। दैट्स वन थिंग। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। जैसे हम लोगों ने क्या किया, प्रॉमिसर जो है वो अपने कुछ टर्म्स कंडीशन डालेगा। अब याद रखो, ये जो भी टर्म्स कंडीशन है ना, ये सारे टर्म्स कंडीशन शुड बी वैलिड, लीगली वैलिड। सो जैसे मैंने आपको बताया ना कि पुराने मूवी में वो जो लाला हुआ करते थे गांव में, जो कुछ भी टर्म्स कंडीशन डालते थे और वहां के लोग जो थे वो अनपढ़ थे तो वो मान लेते थे। तो कोई एक बार आपने उनके पास से कोई लोन ले लिया और फिर सालों तक आप उसका इंस्टॉलमेंट ही भर रहे हैं, और सिर्फ आप नहीं, आपके बच्चे, उनके बच्चे। तो आप देखो कि जनरेशन के जनरेशन जो है ना वो ऐसे गुलामी में निकल जाते थे। सो आप कोई ऐसे टर्म्स कंडीशन अगर डाल रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउड। अब देखो स्टार्टिंग में आपने सर्टन बॉलीवुड मूवीज भी देखे रहेंगे, लाइक संजय दत्त का एक EMI या ऐसा कोई मूवी आया था। ऐसे बहुत सारे मूवीज में आपने देखा रहेगा कि बैंक्स जो है वो अपने इंस्टॉलमेंट्स, अगर कोई आज के टाइम पे हम लोग NPA वर्ड यूज करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो इसका मतलब क्या है, मैंने लोन लिया, अब मैं लोन भरने की हालत में नहीं हूं, तो मैं बैंक को इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रहा हूं। अब अगर 2 महीने आपने अपने इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरे तो बैंक क्या करेगा, उसको NPA कंसिडर करेगा, और मतलब वो उसको डाउट वाले इसमें डाल देगा कि अभी ये लोन वापस आएगा कि नहीं, हम लोग को कंफर्म पता नहीं है ना, डाउटफुल असेट्स कर देगा उसको। और अगर 3 महीना 90 डेज तक आपने नहीं भरा तो फिर वो उसको परमानेंटली NPA में डाल देगा कि भाई अभी बैंक क्या समझ रहा है कि ये लोन गया, ठीक है। अब बैंक जब आपको लोन दे रहा है तो वो लोन के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, जो डिपॉजिटर्स है, सेविंग अकाउंट होल्डर है, FD बना रहे, फिक्स डिपॉजिट जो बना रहे, इनके जो पैसे है वही बैंक आगे घुमाता है। तो बैंक अगर सेविंग अकाउंट में या FD के ऊपर आपको कोई एक सर्टन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देता है तो उसी के ऊपर थोड़ा और इंटरेस्ट लगा के बैंक वो पैसा आगे भेजता है। सो अगर वो पैसा अगर उनका NPA हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि बैंक को उतना पैसा, अब मैंने 1 करोड़ अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया या FD में डाल दिया सपोज 1 साल के लिए, बराबर है। आपने वही सेम 1 करोड़ आगे किसी को 1 साल के लिए लोन पे दे दिया। अब वो पर्सन अगर लोन आपको रीपे नहीं कर रहा है, उसमें मेरा क्या मिस्टेक है? मेरा FD जैसे ही, अगर मेरा FD का ड्यूरेशन कंप्लीट होगा, आपको वो 1 करोड़ तो मुझे वापस देने पड़ेंगे। सो एज पर RBI गाइडलाइंस, बैंक के अगर कोई लोन्स अगर डूब जाते हैं ना, तो जितना अमाउंट डूबा है वो सेविंग अकाउंट होल्डर्स या फिर FD वाले जो होल्डर्स है वो कभी ना कभी पैसा निकालने आएंगे, तो उनका पैसा डूबे नहीं, इसके लिए जितना बैंक का लोन डूबता है ना, उतना पैसा बैंक को एज अ प्रोविजन रखना पड़ता है। वो आगे किसी को लोन पे नहीं दे सकते। तो सपोज कि अगर बैंक का 10 करोड़ अगर डूब गया तो उनके पास दूसरा जो पैसा पड़ा है ना, जो उनको लोन पे घुमाना है, उसमें से 10 करोड़ उनको एज अ प्रोविजन रखना पड़ेगा, जो मतलब RBI के कंसिडरेशन में आएगा, और वो आगे और किसी को लोन पे नहीं दे पाएंगे। वो पैसा एज इट इज ही रहेगा, उस पे ना इंटरेस्ट मिलेगा, बैंक को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब दैट्स द वेस्टेज ऑफ देयर असेट्स और द मनी जिसमें से वो प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, उनका लोन NPA हो गया। अब पहले के टाइम पे ये प्रोविजंस होते थे, बैंक का नुकसान होता था, तो वो क्या करेंगे, वसूली वाले लोगों को भेजते थे। अब वसूली वाले लोग का मतलब क्या हो गया, इन शॉर्ट टाई फॉर्मल्स पहन के गुंडे आपके घर पे आ रहे हैं। अब कोई अगर विलफुल डिफॉल्टर है, विलफुल डिफॉल्टर मतलब जैसे नीरव मोदी, माल्या एंड मैनी अदर, अब वो क्या करेक्ट है वो नहीं पता है, बट दिस इज जस्ट एग्जाम्पल जो सबको पता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्या हो गया, वो विलफुल डिफॉल्टर हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बैंकरप्ट हो गया, ना ऐसा है कि उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। दे हैव मनी, दे गॉट मनी, राइट, बट दे आर नॉट विलिंग टू पे इट टू द बैंक।
सो उसको हम लोग विलफुल डिफॉल्टर बोलते हैं। तो ऐसे विलफुल डिफॉल्टर के पास अगर आप जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग रूल्स अप्लाई करेंगे, उनके पास अगर हम लोग उनको कंपल्शन डालेंगे, दैट्स डिफरेंट। लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से कोई एक पर्सन जिसका जॉब छूट गया, इनकम जो है वो अभी उतना नहीं आ रहा है अभी भी, तो दोज आर नॉट विलफुल डिफॉल्टर, मतलब वो कंटिन्यूअसली इंस्टॉलमेंट भर रहे थे, लेकिन सडनली ये जो सिचुएशंस आ गए उसकी वजह से नाउ दे आर नॉट इन अ कंडीशन टू रीपे देयर लोन्स। तो उसके लिए अगर आप जाके उनके लिए अगर आप ऐसे वसूली वाले गुंडे भेजेंगे, दैट इज नॉट करेक्ट। Now, to differentiate between who's willful defaulter या who's a genuine defaulter, जिसका एक्चुअली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए और जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में आ गया, वो हम लोग को नहीं पता है। तो अभी बैंक्स क्या करते हैं, आपके पास ऐसा कोई वसूली वाले नहीं आते। आप स्टैंडर्ड बैंक से अगर पैसा लोन लेते हैं तो बैंक के साइड से फिर क्या होगा, बैड बैंक्स क्रिएट होते हैं जहाँ से लोग कॉल करेंगे और एट द एंड दे विल जस्ट सेटल डाउन दैट अमाउंट। सेटल डाउन अमाउंट का मतलब क्या है, मैंने अगर 5 लाख का लोन लिया है, अब मैं उसको रीपे करने की हालत में नहीं हूँ। मैंने जो इंस्टॉलमेंट भरे हैं वो इंस्टॉलमेंट से सपोज मैंने 1 लाख आपका रीपे किया है, अभी 4 लाख मेरा पेंडिंग है और इंटरेस्ट आप अलग से पकड़ो, तो अभी बैंक क्या बोलेगा, छोड़ भाई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, लोन डूब रहा है, तो जो मैंने दिया है वो कैपिटल भी अगर वापस आ जाए मेन प्रिंसिपल अमाउंट तो भी ठीक है। तो वो क्या करेंगे, डील क्रैक करेंगे कि भाई चलो 5 लाख आपका मेरा डूबेगा तो उतना मुझे प्रोविजन में रखना पड़ेगा, है ना। तो वो जो मैं प्रोविजन में रखूंगा उससे क्या होगा, मेरा ही और नुकसान हो जाएगा। तो मेरा 5 लाख जो गया डूबा वो तो डूबा, और 5 लाख मैं साइड में रखूंगा तो मेरा 10 लाख का लॉस हो गया। तो उससे बेटर मैं अलग से जो सेटलमेंट एजेंसीज को दे दूंगा एंड दे विल क्रैक द डील कि चलो भाई 4 लाख है, 4 लाख नहीं भर सकते आप, 3 भर दो, 3 नहीं भर सकते, फाइनली दे कम टू 2 लाख, 2 भी नहीं भर सकते, चलो 1 लाख में सेटल करो। तो आपका 5 लाख की जगह पे 2 लाख वापस आया, 3 लाख का लॉस हो गया, बाकी के 5 लाख जो आपको प्रोविजन में रखने थे वो बच गए। एंड उसके बाद में अभी आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो हम लोगों ने डायरेक्टली बैंड ही कर दिया है, आपको इसके आगे कोई लोन मिलेंगे नहीं, कोई दूसरा बैंक आपको लोन देगा नहीं। सो अब क्या है, वो जो क्रेडिट स्कोर सिस्टम आया तब से आपको वसूली की ज़रूरत नहीं पड़ती है और कोई भी अलग से वापस आपके पास ऐसे विलफुल डिफॉल्टर्स रेयरली कोई बनते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला है, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन for each other is an agreement. Now promise which forms consideration or a part of consideration for each other are called reciprocal promise. Continuously चलते रहेगा, मैं जो EMI भर रहा हूँ दैट्स अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मतलब क्या होगा, जब तक मेरा लोन खत्म नहीं होता है तब तक वो EMI चलते रहेगा, है ना। अब एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इफ यू सेंड सम पीपल, ठीक है, जो वो लोन को रीपे करने का ट्राई कर रहे हैं, देन वो इनलीगल होगा। हाँ, बट अगर मैंने घर अगर रखा है, मॉर्गेज लोन लिया जिसमें मेरा घर जो है वो मॉर्गेज पे है, तो वो टाइम पे क्या होगा, आपके पास जो वो घर जो आया है उसके लिए आप अगर वहां से अगर आप वो घर को अगर सीज करते हैं, इफ पीपल डोंट पे दैट लोन देन दैट इज अलाउड, ठीक है, दैट्स कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। देन एन अग्रीमेंट आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जैसे मैंने बोला कि अगर आपने कोई ऐसे टर्म्स कंडीशन डाले विच आर नॉट एक्सेप्टेबल और विच आर अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, या फिर if we are saying like कि if an XYZ person from the family अगर वो लोन रीपे नहीं करता है then the whole family is responsible. That is not the thing. So there going to be any one guarantor for your loan. So if you don't pay the loan then that guarantor is supposed to pay it. And if that guarantor also fails to pay it, so now guarantor is responsible. Bank will question the guarantor. है ना। सो ये एनफोर्सेबल, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है, ये हम लोगों ने सर्टन रूल्स जो आप एनफोर्स कर रहे हैं, गारंटर को आप फोर्स कर रहे हैं, बट एक लिमिट से आगे अगर आप उसको फोर्स करेंगे जहाँ पे आप उनके फैमिली को पिक्चर में ला रहे हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, देन दैट इज नॉट अलाउड, एक्सेप्ट कि उन्होंने मॉर्गेज रखा रहेगा, एनी गोल्ड, हाउस, कार और एनी सच प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे वही है। देन एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट एन ऑप्शन
of one or more of the parties but not at the option of other or others is voidable contract. So यहाँ पे वही दिया आपको, basic points दिए. Now communication of an offer, acceptance and revocation. Acceptance मतलब we are accepting those terms condition. Revoking means we are coming out of that agreement, or we are revoking the terms condition which were applied previously. So ये सब का आपको कहाँ पे दिया है? This is given under section 4 and 5 of Indian Contract Act 1872. So अब यहाँ पे आपको क्या बोला है? Communication. When can we say the communication is complete? तो suppose मुझे अगर अपना घर सेल करना है, मैंने घर सेल करने के लिए एक सर्टेन प्राइस मेंशन किया, और वो जो लेटर है मैंने जैसे यहाँ पे आपको दिया है कि ए ने एक प्रपोजल लेटर बनाया टू सेल अ हाउस टू बी एट XYZ प्राइस, सपोज 50 lakhs पे. अब ये जो लेटर है ना, ये उसने बी को सेंड कर दिया. तो जब तक बी ये लेटर को एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक वी वांट से कम्युनिकेशन इज कंप्लीट. ठीक है, कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा? जब ए ने जो लेटर भेजा है वो बी ने एक्सेप्ट किया. अगर मैंने ये सेम लेटर बी एंड बी इज नॉट अवेलेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो क्या होगा? दैट मीन्स कि आपका कम्युनिकेशन वो लेटर मिला नहीं है. ठीक है. देन रिवोकेशन ऑफ द प्रपोजल एक्सेप्टेंस, लाइक ए ने एक प्रपोजल सेंड किया, लेटर सेंड किया बी को कि मैं अपना घर 50 lakhs में आई विल सेल इट टू यू, बट सडनली ए को कोई दूसरा पर्सन मिल गया हु इज रेडी टू पे 55 lakhs. जो अमाउंट बी देने वाला है उससे 5 लाख कोई ज्यादा देने के लिए रेडी है. तो अब क्या होगा कि ए जो है वो बी को जो लेटर भेजा है, ठीक है, अब वो लेटर अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया जिसमें ए ने प्रॉमिस किया है कि ओके आई विल सेल माय हाउस इन 50 lakhs टू यू, अब बी वो लेटर एक्सेप्ट करे उसके पहले अगर ए अपना प्रपोजल को रिवोक कर ले, ठीक है, देन दैट इज अलाउड. अगर ए ने लेटर बी को भेजा कि आई विल सेल माय हाउस एट 50 lakhs टू यू, एंड उसके बाद में अगर वो सेम प्रपोजल्स जो है वो अगर बी ने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद में ए कैन नॉट रिवोक इट, आपने प्रॉमिस कर दिया था. ठीक है. सो ये आपका एग्जाम्पल हो गया. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट. विल टेक 2 minutes ब्रेक, देन अगेन कंटिन्यू करते. अब नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे दिया है, इट टॉक्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट. अब फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, टर्म्स कंडीशन क्या होने चाहिए, वो सब हम लोगों ने यहां पे देखा. नेक्स्ट थिंग, आप कहां पे आप देखो कि जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं अपने गूगल पे पे बहुत बार ये एक मैसेज पड़ा रहेगा कि उनके जो ऑफर्स आते हैं, जो उनके लॉटरी निकलते हैं, स्क्रैच कार्ड मतलब लॉटरी हो गया. तो अगर इन आई थिंक केरला और कर्नाटक दिस लॉटरी सिस्टम इज नॉट अलाउड. तो अब उनके टर्म्स कंडीशन, मतलब आप जब इंटरनेट पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि इफ़ यू यूज़ गूगल पे, आपका उनके साथ में कमिटमेंट है. उन्होंने क्या किया, इफ़ यू यूज़ गूगल पे तो आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा अगर ये एक स्पेसिफिक टाइप का आप ट्रांजेक्शन करेंगे. तो अब वो स्क्रैच कार्ड में अगर आपको कोई प्राइजेस निकलेंगे, वो सेम आप वो क्लेम कर सकते हैं प्राइजेस, बराबर है. अगर पैसा निकला तो वो सेम पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा. इट्स लाइक दैट. अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि मैंने ये सेम गूगल पे से ट्रांजैक्शन किया एंड लॉटरी सिस्टम इज बैंड इन कर्नाटक या केरला, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. तो अब आप देखेंगे कि अब मैंने जब ये प्राइस अगर कोई मैंने मिला मुझे इसके अंदर, आई एम इन अ स्टेट जहाँ पे लॉटरी सिस्टम बैंड है, तो वो प्राइस वहाँ से मिलने के बाद भी वो मेरे अकाउंट में नहीं आएगा बिकॉज इट इज बैंड है. ठीक है. वाई? आपको टर्म्स कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे. सो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने लॉटरी सिस्टम बैन रखा है तो आप वहाँ पे ये लॉटरी सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते. सो एक्सेप्ट दैट कर्नाटक या केरला, बाकी पूरे इंडिया में वो लॉटरी सिस्टम इज अलाउड. तो आपको अगर स्क्रैच कार्ड में कुछ निकलता है, कुछ आपको कोई XYZ अगर कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, देन वो आपको मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे नहीं मिलेगा. ठीक है. सेम वे आप अगर अमेजोन यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी आपको वो
स्पिन करके आता है कि आप वहाँ पे स्पिन करेंगे, आपको कुछ वहाँ पे गिफ्ट्स मिलेंगे। सो जो भी अलग अलग ऐप्स है, वो सारे ऐप्स को अपने टर्म्स कंडीशंस के साथ में ये सेम पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वही आपको बोला है। सो विद द एडवांस यूज ऑफ इंटरनेट, ई कॉमर्स, ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट जो है ये अभी बहुत ज़्यादा पिक्चर में आ गया। आप देखो कि अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट अगर अमेजोन से परचेज कर रहा हूँ, वो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट ही हो रहा है। एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट ओनली, मैं कोई एक प्रोडक्ट अगर अमेजोन से मंगा के मुझे अगर प्रॉपर नहीं लगता है, आई कैन रिटर्न दैट प्रोडक्ट, आई कैन डिमांड फॉर रिफंड, है ना। अब यहाँ पे आपका आईटी एक्ट जो इंडिया का बना है ना, वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि अगर आपने रिफंड डिमांड किया, ठीक है, अगर वो रिफंड आपको नहीं मिलता है तो आप बाद में वहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर फोरम में जाएंगे तो वहाँ पे भी फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा रूल्स बने हुए हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स या ऑनलाइन बिजनेस जो है उसके लिए ज़्यादा स्टैटिक रूल्स जो है वो डिफाइंड नहीं है। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर अमेजोन जो है वो इतने स्ट्रिक्टली रूल्स क्यों फॉलो कर रहा है ना, जो ना भी अगर फॉलो करे तो उसको कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, बट इट क्रिएट्स इट्स इमेज। याद रखो, इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि हम लोग के यहाँ पे लोग रूल्स जो है वो ज़्यादा फॉलो नहीं करते। अब आप खुद से अगर इतने स्ट्रॉन्ग रूल्स नहीं बना पा रहे हो, लोगों को फॉलो करने का तो सवाल ही नहीं आता। ये सेम चीज़ पहले स्टार्टिंग में हुआ था। फ्लिपकार्ट जब नया नया इंडिया में स्टार्ट हुआ था तो बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता था कि बॉम्बे साइड के थोड़े बहुत मोबाइल सेलर्स जो है वो आपको मोबाइल के जगह पे रिफर्बिश मोबाइल दे देंगे नए के जगह पे, या फिर उसके जगह पे कोई दूसरा प्रोडक्ट दे देंगे। पेन ड्राइव के जगह पे पत्थर निकलेगा अंदर, है ना। ये सब टर्म्स ये सारे प्रॉब्लम्स हुए थे और वो टाइम पे हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। कंप्लेन करना है, कोई सुनने वाला नहीं है। कंज्यूमर फोरम के पास ये राइट्स नहीं है कि वो कंज्यूमर फोरम के पास जो राइट्स है वो सिर्फ ऑफलाइन जो प्रोडक्ट्स है या फिर जो हम लोग पॉलिसीज़ या कुछ लेते हैं उसके रिलेटेड है। तो ऑनलाइन रिलेटेड कोई स्ट्रॉन्ग रूल्स है ही नहीं। सो अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों को पता है कि अभी भी हम लोग ऑनलाइन रूल्स जो है उसको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं। इतना जल्दी वो उसको चेंज करना, अमेंड करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने कंपटीशन बढ़ा दिया। अब रूल्स फॉलो करना ये आपके ऊपर एक ऐसा नहीं है कि हाँ गवर्नमेंट ने बोला है तो आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, इसके लिए आप कर रहे हो। बट फॉलोइंग द रूल्स एंड मेंटेनिंग योर रेपुटेशन इज अ कंपल्शन नाउ टू स्टे इन कॉम्पिटिशन। आप देखो कि अगर जियो मार्ट लेके आ रहा है ना, टाटा का भी कोई एक दूसरा ऑनलाइन ऐप आया है शॉपिंग के लिए, आई डोंट रिमेम्बर। सेम वे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, फेसबुक भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो है वो उसके एडवर्टाइज कर रहा है। आप वहाँ से जाके वो उनके एक्चुअल जो साइट है वहाँ से जाके परचेस कर रहे हो, प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। फेसबुक का खुद का कोई साइट नहीं है स्पेसिफिक जैसे अमेजोन का है ना। दैट इज़ द डिफरेंस। सो इसके लिए हम लोग वहाँ पे डायरेक्टली फेसबुक को क्लेम नहीं कर सकते, ये एक प्रॉब्लम भी है। सो आप देखो कि अभी अगर जियो मार्ट अगर ऐसा कोई चीटिंग करेगा तो आई विल नॉट यूज जियो मार्ट नेक्स्ट टाइम, आई डू हैव अदर ऑप्शंस अवेलेबल। सो अब दिस इज द कंपल्शन कि बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करो। आप क्लाइंट से जो प्रॉमिस कर रहे हैं वो आप डिलीवर करो, एंड इफ यू मिस टू डिलीवर द सेम, देन इफ क्लाइंट डिमांड्स फॉर द रिफंड यू सपोज टू पे देम अ रिफंड। सो दिस इज द मेन रीजन, दिस इज द एडवांटेज फॉर कस्टमर्स। याद रखो, बहुत सारे लोग जो अमेजोन पे क्लोथ्स सेल करते हैं ना, उनका बहुत बार टाइम जो है वो ऐसे ही वेस्ट होता है कि एक प्रोडक्ट वो अगर 10 कस्टमर को अगर बेचते हैं ना तो उसमें से देर आर 4 हु इज गोइंग टू रिफंड दैट प्रोडक्ट एंड 6 विल एक्सेप्ट इट। बट फिर भी उनको कंपटीशन में रहना है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए कि ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, वो पॉइंट्स दिए हम लोग। आई अग्री, क्लिक ऑन अग्री, ये वाले एक्सेप्ट टर्म्स कंडीशन उसके एक्सेप्ट करते हैं। वंस द टर्म्स आर एक्सेप्टेड एंड द पेमेंट इज मेड, ट्रांजेक्शन कैन बी कंप्लीटेड, है ना। एंड कम्युनिकेशन बेसिकली मेड बिटवीन 2 कंप्यूटर्स थ्रू सर्वर। अब याद रखो, फिजिकल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कोई नेचुरल पर्सन इन्वॉल्व रहता है।
नेचुरल पर्सन या फिर लीगल बॉडी। नेचुरल पर्सन का मतलब है इंडिविजुअल पर्सन। जैसे अगर मैंने कोई एक प्रोडक्ट अगर परचेस किया, मैं नेचुरल पर्सन हूँ। लीगल बॉडी का मतलब क्या होगा? जैसे आप देखो कि भवंस कॉलेज है, तो भवंस कॉलेज अगर ऑनलाइन 50 कंप्यूटर्स अगर अपने कंप्यूटर लैब के लिए परचेस कर रहा है, तो वो लीगल बॉडी हो गया, ठीक है। वो नेचुरल पर्सन नहीं है। मतलब वहाँ पे जो कंप्यूटर परचेस हो रहा है वो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन के नाम पे नहीं हो रहा है। वो कंप्यूटर जो परचेस हो रहा है वो एक इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी के नाम पे हो रहा है, जो गवर्नमेंट के टर्म्स कंडीशन के हिसाब से रजिस्टर्ड है, जिसके पास लाइसेंस है। तो कॉलेज रन करने के लिए उनके पास लाइसेंस है ना, ऑफिशियली उनको रिकग्निशन मिला हुआ है, यूनिवर्सिटी के साइड से परमिशन मिले हुए हैं वो स्पेसिफिक कोर्सेज रन करने के लिए, ये सारे उनके पास लीगल परमिशंस है। एंड आफ्टर दैट दे आर रनिंग सच बिजनेस या कॉलेजेस। तो यहाँ पे आप जब ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में 2 कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक जहाँ से ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करने का ऑर्डर जाएगा, दूसरा सर्वर है जिसके ऊपर ये ऑर्डर रिसीव होगा। अब एज पर दी इंटरनेट के ऊपर जो हम लोग अग्रीमेंट्स करते हैं उसके टर्म्स कंडीशन के हिसाब से हम लोग कंप्यूटर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं रख रहे। आप देखो कि अगर हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टर्म्स अगर देखेंगे ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कोई भी 2 एंटिटीज जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल। सो अगर ये टर्म्स अगर रहेंगे, सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि नेक्स्ट टाइम अगर आप बोलोगे कि आपने जो ऑनलाइन टर्म्स कंडीशन बोले थे वो मैंने फॉलो नहीं किया, सो आई विल से कि वो मैंने नहीं बोले थे, वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किए, मेरे कंप्यूटर ने एक्सेप्ट किए। तो यू गो एंड क्लेम और फाइल अ केस अगेंस्ट माई कंप्यूटर। इज इट पॉसिबल? नहीं। लेकिन अगर आप लीगली जो डेफिनेशन लिखा है उसके बेस पे अगर आप देखेंगे, तो उसमें क्या लिखा है, जो भी 2 पर्सन्स के बीच में या जो भी 2 एंटिटीज के बीच में होगा अग्रीमेंट होगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द टर्म्स एंड कंडीशन। सो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में लीगल पर्सन्स या नेचुरल पर्सन्स जो है वो डायरेक्टली पिक्चर में नहीं आ रहे। जो डायरेक्टली पिक्चर में आ रहे हैं वो कंप्यूटर्स है, वो ऑनलाइन डिवाइसेस है। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने आईटी एक्ट के अंदर क्या चेंजेस किए हैं कि हम लोग डायरेक्टली वहां पे बोल रहे हैं कि जब ऐसे ऑनलाइन वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, तो वो टाइम पे we will not consider computer as the responsible body. We will consider operator of a computer who is responsible. मतलब आपने अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सेप्ट किया है ना कंप्यूटर पे, तो बाय डिफॉल्ट आपका असेंट जो है वो वहां पे आ गया, एंड दैट्स वाई आप डायरेक्टली वहां पे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे for that agreement. So the online contract is both the scenario to help people in way of formulating, implementing policy for commercial contract, for sale, purchase and supply of product. वही सेम पॉइंट्स है। अब आप देखो कि अमेजोन के ऊपर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। पहले मल्टीपल होते थे, अभी उन्होंने उसको कट शॉर्ट कर दिया। मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते थे? फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट उनका होता है जो अमेजोन के ऊपर मर्चेंट्स आ रहे हैं, सो देयर इज गोइंग टू बी 1 कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अमेजोन एंड मर्चेंट्स, जो अपने प्रोडक्ट को अमेजोन के ऊपर एडवर्टाइज करेंगे। देन सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी बिटवीन 3 पार्टीज। कौन से 3 पार्टीज रहेंगे? मैं अगर कस्टमर हूं, मैं एक प्रोडक्ट परचेस कर रहा हूं, तो मैंने जो प्रोडक्ट परचेस किया वो मैंने कहां से किया? अमेजोन के पास से किया। मुझे सेल कौन कर रहा है? XYZ कोई तो मर्चेंट कर रहा है। सो अब कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, मर्चेंट जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, कस्टमर जो प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर रहा है, एंड अमेजोन जो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पे ये दोनों कनेक्ट होके अपना बिजनेस कर रहे हैं। दैट्स अनदर कॉन्ट्रैक्ट। देन जब अमेजोन का अपना खुद का ये डिलीवरी सर्विस नहीं था, तो वो टाइम पे अगेन उनके जो सर्विसेज है वो अगेन कैसे यहाँ पे मैनेज होते थे? वो टाइम पे अगेन अगर आप देखेंगे, सो आपके वी कैन से कि जो कुरियर सर्विस थे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था। सो एज यू कैन सी देयर आर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर इन्वॉल्व। कहीं कहीं पे फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट, कहीं पे वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। सो आज के टाइम पे
अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट अगर अमेजोन से परचेस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं रिटर्न करूँगा, और वो टाइम पे जो रिफंड है वो इनिशिएट होगा। तो अभी यहाँ पे प्रोसीजर क्या फॉलो हो रहा है, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मर्चेंट्स। रिमेंबर, मुझे बोला है कि वंस यू परचेज एनी प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजोन, यू हैव 3 days टाइम। विद इन 3 days या विद इन 48 आवर्स अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, यू कैन रिटर्न और यू कैन डिमांड फॉर द रिफंड। अब मैंने वो जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट मैंने क्या किया, परचेस किया, उसके लिए पेमेंट किया। अब वो जो पेमेंट है वो अमेजोन के पास ही है फॉर 1 week और फॉर 15 days समथिंग। अमेजोन कीप्स दैट पेमेंट विद देमसेल्व्स ओनली। सो इन बिटवीन प्रोडक्ट सेल करने के बाद में, और वो जो प्रोडक्ट है वो मर्चेंट के पास नहीं रहते, अमेजोन के गोडाउन में आता है, एंड वहाँ से फिर जो प्रोडक्ट जहाँ पे डिमांड हुआ है वहाँ पे वो प्रोडक्ट जाएगा। सो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास सपोज 10 लैपटॉप्स है, तो उसमें से 5 लैपटॉप मैंने जो है ना वो ऑलरेडी अमेजोन के गोडाउन में रख दिए, अमेजोन का जो वेयर हाउस है वहाँ पे रख दिए। सो अब अमेजोन अपने प्लेटफॉर्म पे वो 5 ही स्टॉक में ऐसा बताएगा, सो दैट इट वॉन्ट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। क्योंकि आप देखो कि अगर मैंने कोई एक फिजिकल लैपटॉप सेल किया, बराबर है, अपने शॉप से सेल किया, और वो सेम टाइम पे अगर अमेजोन से कोई वो सेम टाइप के लैपटॉप के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहा है, अब मेरे पास वो लैपटॉप है नहीं, मैंने सेल कर दिया, अमेजोन पे वो ऑर्डर आया जिसमें प्रॉमिस किया था कि 2 दिन में आपको हम लोग या 1 दिन में हम लोग आपको वो लैपटॉप जो है वो डिलीवर करेंगे। सो नाउ दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो वो कंफ्यूजन कम करने के लिए, रिफंड ऑन टाइम इनिशिएट करने के लिए अमेजोन जो है वो बहुत सारी चीज़ें अपने पास रखता है। सो दैट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जो कहीं पे रूल में लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है, टू मेंटेन देयर ओन इमेज। इसके लिए ये ज़रूरी है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गिव्स अ लॉफुल स्टेटस टू अ कॉमन कॉन्ट्रेक्चुअल रूल, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म बाय द फ्री कंसेंट। अब देखो कि जब आप ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन कर रहे हैं, तो आपका कंप्यूटर पे वो कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, आप अग्री कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, आपके कंप्यूटर के थ्रू आपने वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अग्री किया है। सो अभी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रेक किया तो आपका कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम लोग फ्री कंसेंट दे रहे हैं, तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसका फ्री कंसेंट जाएगा साथ में, ठीक है, उसको हम लोग लॉफुल पार्टी कंसिडर करेंगे या लॉफुल ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। मतलब कंप्यूटर जो है वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता, वो आर्टिफिशियल डिवाइस नहीं है ना। जैसे हम लोग अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस अगर बोलेंगे, जो खुद से सीख के बाद में खुद से डिसीजन ले सकता है। जैसे आप देखो कि देर आर फ्यू प्लेसेस जहाँ पे कंट्रीज ने अपने खुद के रोबोट्स बनाए, जो वो रोबोट्स अभी खुद से समझते हैं, सीखते हैं, है ना, और धीरे धीरे जैसे ह्यूमंस कैसे पढ़ पढ़ के और एक्स्ट्रा सीख के उसके ऊपर अपने नॉलेज अप्लाई करके कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं, वैसे ये रोबोट्स भी करते हैं। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको बोला है, दिस एक्ट डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर कम्युनिकेटिंग द ऑफर, it may be made in writing or by words of the mouth or inferred from the conduct of the parties and circumstances. Express contract is said to be expressed and entered into by words spoken or written when offered and acceptance are expressly agreed upon at the time of formation. So ये basic आपको दिया है। I hope मैंने जो भी कुछ आपको बताया वो आप समझ सकते हो। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है, ई टिकट्स और मे बी लेटर फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स। हम लोग ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो है इसको यहाँ पे सेल कर सकते हैं, और वो टाइम पे आपको वो प्रोडक्ट्स जो आपने सेल किए वो कहाँ से प्रोवाइड किया है या कहाँ से आपने उसको जो पार्टी है उसको प्रोवाइड किया है, फ्रॉम एन अग्रीमेंट, है ना। सो वो अग्रीमेंट क्या है वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे। ओके, नाउ टर्म्स कंडीशन क्या रहेंगे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो इसके पहले मैंने आपको जो भी कुछ बताया, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई डाउट है? Anyone, any doubts? Guys, clear? Okay, ठीक है। So we'll continue with this part. आपको क्या बोला है? Terms and condition of the contract. So यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है? The Indian Contract Act says that the party must only ensure that the terms and condition are not void. Void नहीं है मतलब legally acceptable होने चाहिए, legally considerable होने चाहिए, है
आप कुछ भी टर्म्स कंडीशन अपने हिसाब से नहीं डाल सकते, जैसे पहले के टाइम पे गांव खेड़े में लोग डालते थे, है ना। तो लीगल टर्म्स कंडीशन होने चाहिए। अगर मैं बोलूंगा कि आप अगर ये इंस्टॉलमेंट, जैसे बैंक है, तो सपोज अगर बैंक बोलेगा कि आप अगर ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगर हम लोग का मिस करोगे, तो वो ऐसे नहीं बोल सकती कि हम लोग डायरेक्टली 50% उसके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अगर एक इंस्टॉलमेंट मिस करेंगे तो उसके ऊपर उनका जो 5-10% जो भी है उतना परसेंट ही पेनल्टी वो लगा सकते हैं। दैट इज द वैलिड। अगर वो ये टर्म्स कंडीशन अगर फॉलो नहीं करते हैं, तो पूरा जो अग्रीमेंट हुआ है आपके और बैंक के बीच में, वो वॉइड कंसिडर हो जाएगा। ठीक है। सेम वे जैसे मैंने आपको बोला कि जो बैंक है वो जबरदस्ती से कोई वसूली के लिए लोग नहीं भेज सकते जैसे पहले होता था। लेकिन आज के टाइम पे आप देखेंगे बहुत सारे प्लेसेस पे आपको मिलते हैं। अब ये जो लोग रहते हैं वो कौन रहते हैं बेसिकली, ये लोग आपने वो छोटे मोटे कंपनीज रहते हैं, फाइनेंस कंपनीज, आपने बहुत बार देखा रहेगा, जो ऐसे लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सो ये जो कंपनीज आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये बैंक नहीं है ओरिजिनल। तो अगर बैंक नहीं है मतलब वो आरबीआई के सारे रेगुलेशंस जो है उनको फॉलो करना कंपलसरी नहीं रहता है। तो बहुत बार ये बहुत सारे है ना वो चाइनीज कंपनीज आपको मिलेंगे जो आपको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं इमीडिएटली लेस डॉक्यूमेंट्स के साथ में। ये होते हैं ऐसे कंपनीज, और जब आप उनके अगर लोन्स पे अगर डिफॉल्ट करेंगे तो वो आपको ऐसे अलग से वसूली के लिए लोग भी भेजेंगे। ये उनके पास प्रोविजन, मतलब ये उनके पास प्रोविजन नहीं है, बट वो एक्चुअली आरबीआई के प्रोविजंस में नहीं आ रहे एग्जैक्टली, बिकॉज उसमें प्रोविजन में कौन आएंगे, जो बैंक्स है वही आएंगे। तो वो टाइम पे फिर वो अपने हिसाब से बहुत बार वसूली करता है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। सो वो टाइम पे अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा अगर वो कुछ रूल्स फॉलो नहीं करता है, तो वो टाइम पे हम लोग उनको लीगली बता सकते हैं। और अगर वो वसूली के लिए कोई लोग भेजेंगे तो दैट मीन्स कि उन्होंने कोई अग्रीमेंट्स के टर्म्स कंडीशन तोड़ दिए, और उसके बाद अगर हम लोग वो अग्रीमेंट ही अगर नल एंड वॉइड कंसिडर करेंगे, सो वो अग्रीमेंट के अंदर लिखा था कि मुझे इतना पैसा इसको वापस देना है, अग्रीमेंट अगर नल एंड वॉइड कंसिडर हो गया मतलब आई एम फ्री नाउ। ठीक है। सो अग्रीमेंट कैन बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड अंडर द सेक्शन 23। क्या बोला है, अग्रीमेंट डिक्लेयर वॉइड अंडर द एक्ट एज पर द सेक्शन 23 एंड सेक्शन 26 to 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो यहाँ पे हम लोग को प्रोविजन दिए जिसके बेस के ऊपर हम लोग बोल सकते हैं कि कोई एक सर्टन कंडीशंस जो आपने ऐसे ऐड किए, या फिर जैसे मैंने बोला कि आपने वसूली के लिए लोगों को भेजा, जिसने लोन लिया उसको मारा पीटा, विच इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, और ऐसा कुछ अगर आपने एक्टिविटी किया, देन हम लोग बोल सकते हैं कि आपने जो अग्रीमेंट के टर्म्स कंडीशन है वो तोड़े हैं, दिस इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। तो अब आपने अगर कोई अग्रीमेंट के अगेंस्ट अगर पॉइंट लिया, मतलब आपने भी वो अग्रीमेंट तोड़ा, और सामने अगर पर्सन अभी तोड़ रहा है, मतलब वो अग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड हो गया। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज अनलॉफुल। अब अनलॉफुल में क्या आएगा, जहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि समथिंग विच इज फॉरबिडन बाई लॉ, है ना। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप अगर आप अगर अपने इंस्टॉलमेंट्स अगर मिस करेंगे तो मैं आपके ऊपर 50% चार्जेस लगाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। इसके स्ट्रिक्ट रूल्स रहेंगे कि अगर आप ने किसी को लोन दिया है जो 15% पे दिया है या 10% पे दिया है, तो अगर वो अपना एक इंस्टॉलमेंट अगर मिस करता है तो वो टाइम पे आप उसके ऊपर XYZ इतना ही % तक का पेनल्टी जो है वो लगा सकते हैं, उससे बढ़ा नहीं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इट इज ऑफ सच नेचर दैट परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ। बराबर है, कोई फ्रॉड्यूलेंट अग्रीमेंट आपके पास से बना के लिया है, जहाँ पे आपको बोला था कि आपको 10% इंटरेस्ट पे हम लोग लोन दे रहे हैं, एंड एक्चुअल में जब आपने टर्म्स कंडीशन पढ़े तो पता चला कि आपके पास से वो 15% ले रहे हैं, 12% ले रहे हैं। सो अगेन वो क्या हो गया, आपको बोला कुछ अलग था, और आपके पास से लोन जो इंस्टॉलमेंट जो ले रहा है वो ज़्यादा है ना। अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम। इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजुरी टू द पर्सन और अ प्रॉपर्टी। देखो जो मैंने आपको बोला, सो वो टाइम पे क्या होगा, ये इमोरल है ना, पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट है। तो वो टाइम पे अगेन दैट्स मीन्स कि आपका अग्रीमेंट जो है वो
नल एंड वॉइड कंसिडर हो जाएगा। सो एवरी अग्रीमेंट, तो याद रखो अगर हम लोगों ने अभी ये कुछ लॉ टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई बैंक या उसके साइड से कोई पर्सन आके अगर मारा पीटी अगर कर रहा है, तो उसी ने लोन देने के टाइम पे जो अग्रीमेंट किया था वही अग्रीमेंट नल एंड वॉइड कंसिडर हो जाएगा। एंड दैट इज द मेन रीजन आज के टाइम पे कोई भी बैंक जो आपके पास अगर आप उनके इंस्टॉलमेंट्स अगर डिफॉल्ट करते हैं ना, तो डायरेक्टली मारा पीटी नहीं करते, बिकॉज मारा पीटी का मतलब है कि उनका अग्रीमेंट नल एंड वॉइड कंसिडर हुआ, तो वो अग्रीमेंट के अंदर जो भी कुछ दिया था वो नल एंड वॉइड हो गया। मतलब उसके अंदर ही लिखा था कि मैंने इतना लोन लिया है इसके पास से और मुझे इतना लोन इतने इंस्टॉलमेंट में इतने % इंटरेस्ट के साथ देना है, वो अग्रीमेंट नल, तो अग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो गया। तो अभी मुझे ना कुछ देना है ना मैंने कुछ लिया है। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो इसके लिए बहुत संभाल के जो बैंक्स रहते हैं या जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एनबीएफसीज बोलते हैं हम लोग, जैसे बजाज फाइनेंस इज एन एनबीएफसी। आपने कभी बजाज फाइनेंस का किसी के पास कार्ड रहेगा वो देखा रहेगा, वो क्रेडिट कार्ड टाइप होता है लेकिन वो एक्चुअल में क्रेडिट कार्ड नहीं है, उसका प्रोसीजर ही अलग होता है। वो आपको लोन देते हैं लेकिन वो बैंक नहीं है, एनबीएफसीज है ना। वो मुथूट गोल्ड लोन आपने सुना रहेगा, सो दैट इज द एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो अलग प्रोविजंस के बेस के ऊपर बेसिकली वो थोड़े कम इंटरेस्ट पे बैंक के पास से वो लोन लेके देन आगे उसको सर्कुलेट करेंगे, है ना। सो यहाँ पे वो प्रोविजंस आपको दिए। सो अग्रीमेंट क्या होंगे, टर्म्स कंडीशन मैंने आपको सब बता दिया, आप एक बार अभी देख लेना। सो यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन देखो क्या दिए, गवर्निंग लॉ, जुरिस्डिक्शन, लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी, वारंटीज, नॉन डिस्क्लोजर या कॉन्फिडेंशियल क्लॉज रहेगा, आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन मतलब अगर कुछ तकलीफ हुआ तो हम लोग कैसे लीगल प्रोसीडिंग करेंगे, एंटायर अग्रीमेंट, रिस्ट्रेनिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी, सॉफ्टवेयर लाइसेंस अग्रीमेंट, क्या होता है वन बाय वन पढ़ते हैं। सो टर्म्स एंड कंडीशन, जब अगर हम लोग ई कॉमर्स अग्रीमेंट्स अगर करते हैं, ई कॉमर्स अग्रीमेंट सबको पता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोला है, गवर्निंग लॉ क्लॉज, अ गवर्निंग लॉ may be used to specify the legal rule that will govern the contract. For example, Indian law, इंग्लिश और साउथ अफ्रीकन लॉ। अब देखो कि कंट्री टू कंट्री, प्लेस टू प्लेस आपके रूल या लॉ जो है ना वो चेंज होता है, और अब आप जो रूल या लॉ बना रहे हैं ना वो एग्जैक्टली कहाँ का बना रहे हैं उसके हिसाब से उसके टर्म्स कंडीशन में चेंजेस होंगे, याद रखो। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप देखो कि इंडिया में अगर आप देखेंगे कि एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट, तो एक्सेप्ट मुस्लिम, बाकी अगर आप देखेंगे दे सपोज टू फॉलो द हिंदू मैरिज एक्ट। तो आप अगर डिवोर्स के लिए फाइल कर रहे हैं, आप कोर्ट मैरिज अगर कर रहे हैं, तो वो टाइम पे हिंदू मैरिज एक्ट के बेस के ऊपर शादी होता है, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से डिवोर्स होता है। एंड एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट आप एक ही शादी कर सकते हैं। आपको अगर दूसरा शादी करना है तो पहले शादी से डिवोर्स लेके आप दूसरा शादी करेंगे, गेटिंग, ये प्रोविजंस होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडिया में ये लीगल है, बराबर है, फॉर जो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी कर रहे हैं। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मुस्लिम, आपने देखा रहेगा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अलग से वो इशू चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे साउथ अफ्रीका, अब साउथ अफ्रीका में जो लोग हैं ना, देर आर मेनी पीपल हु कम्स फ्रॉम दैट आदिवासी कबीला, लाइक उनके एक प्रेसिडेंट थे जेकब जुमा, उन्होंने 6 शादी किया था। अब उनके यहाँ पे वो अलाउड है, उनके यहाँ पे कुछ अग्रीमेंट्स क्लॉजेज होंगे उसमें ये अलाउड है ना। सो दैट इज समथिंग डिफरेंट। अगर वो इंडिया में हो रहा है तो दैट इज नॉट अलाउड। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्लेस टू प्लेस रूल्स लॉ जो है वो चेंज होंगे। अब आप देखो कि ऑनलाइन आप जो लिकर है वो बेच नहीं सकते हो। हाँ, वो हम लोगों ने लॉकडाउन में देखा था कि वाइन शॉप के बाहर बड़ा लाइन लग रहा है, तो थोड़े बहुत स्टेट गवर्नमेंट ने लिकर डिलीवरी अलाउ किया था, लेकिन अमेजोन या ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कभी भी ऐसे कोई लिकर्स नहीं मिलता है, ठीक है। एंड दूसरी बात, वो सर्टन ऐसे कोई प्रोडक्ट्स भी नहीं बेचता है जैसे ई सिगरेट्स, ठीक है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल बता, जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ पे देखोगे ना, जो इंडिया में अलाउड है ना वैसे ही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। इफ़ समथिंग विच इज़ नॉट अलाउड, जैसे इसको मैं डिलीवर टू इंडिया, यहाँ पे मैं
डॉट को डॉट इन करता हूँ। ओके तो अब ये देखो यहाँ पे आपको फ्लैग दिख रहा है, इंडिया वाला आ गया, पहले वो यूएस वाला ओपन हुआ था। अब जो भी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस दिखेंगे वो आपको इंडियन इसके हिसाब से दिखेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, मैं सपोज यहाँ पे चेक करता हूँ वाइन, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट सिर्फ वाइन बॉटल्स जो है, मैंने यहाँ पे सर्च किया तो आपको यहाँ पे कोई वाइन बॉटल्स वो क्या बता रहा है, एम्प्टी बॉटल्स बता रहा है ना। देन यहाँ पे आपको क्या बता रहा है 750 ml, मतलब कोई कोई वाइन्स जो है जो अलाउड है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। एग्जैक्टली जो हम लोग सर्च कर रहे हैं वैसे कोई आपको डायरेक्ट वाइन्स जो है वो यहाँ पे सेल नहीं हो रहा है ना। देन अगर मैं यहाँ पे सेम वे अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लिकर, सो देखो अब यहाँ पे क्या बता रहा है, कोई विस्की जो है वो डायरेक्टली सेल नहीं होता है। जितने आपको वाइन शॉप में मिलेंगे वैसे आपको यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा कि ये डायरेक्टली ये सारे जो है वो सारे यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगे, है ना। रेयरली यू विल फाइंड, मतलब ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव मैनर में आपको यहाँ पे पता चलता है। और वो भी कोई ना कोई प्रोडक्ट्स जो है वो डायरेक्टली यहाँ से हम लोग सेल नहीं कर रहे, कहीं बाहर से आ रहा रहेगा या हम लोगों ने स्पेशल परमिशन लिया रहेगा तब वो यहाँ पे आपको बता रहा है। जैसे यहाँ पे दिया है देखो, है ना, देर आर फ्यू प्रोडक्ट्स जो अभी आपको क्या बता रहा है, ये अंडर रिव्यू है। सो अभी अगर मैं ये प्रोडक्ट को अगर मैं गुजरात में ऑर्डर करूँगा जहाँ पे विच इज़ अ ड्राई स्टेट जहाँ पे लिकर बैंड है, तो अगेन क्या होगा वहाँ पे दिस विल नॉट बी अलाउड, है ना। सो जहाँ कहीं पे अगर हम लोग कुछ प्रोडक्ट अगर ऐसे सेल कर रहे हैं सो बहुत रिस्ट्रिक्टिव बहुत रूल बेस्ड वे में हम लोग को करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ नोटिस नाउ, आई जस्ट शेयर अगेन। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई सिगरेट्स। अब देखो आपको यहाँ पे डायरेक्टली ई सिगरेट्स जो है यहाँ पे क्या बताया, ये ड्रग एंड एडिक्शन वाला पार्ट में आ रहा है। मतलब दे आर सेइंग अफेक्टिंग लाइव्स ड्रग एंड एडिक्शन, मतलब यहाँ पे ये ऐसा नहीं बता रहा है कि ई सिगरेट्स आर गुड फॉर हेल्थ। रिमेंबर ये प्रॉब्लम हुआ था, there was one website was selling e-cigarettes, बराबर है, stating it's a herbal one. So अभी यहाँ पे as per right to information RTI Act it is very much required कि आपको यहाँ पे mention करना है कि ये जो प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर क्या चीज़ें आए, बराबर है, एंड वो हार्मफुल है या नहीं है। सो अगर आपके पास कोई एक साइंटिफिक थियरी नहीं है जो प्रूव करे कि दिस सिगरेट्स आर नॉट हार्मफुल और दिस सिगरेट वॉन्ट क्रिएट एन एडिक्शन, देन वी कैन से कि यहाँ पे आपके पास अगर साइंटिफिक प्रूफ नहीं है तो आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं डाल सकते। एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे देखो अभी आपको क्या बता रहा है कि हम लोग यहाँ पे ये सेल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रेयरली यू विल फाइंड सम सेलर्स, है ना, जो यहाँ पे ये चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं, या फिर बहुत बार ये चीज़ें जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे डिलीवर नहीं हो रहा है, कोई दूसरे लोकेशन से डिलीवर हो रहा है ना। ये प्रोडक्ट्स जो है आपको बहुत लिमिटेड इसमें मिलेंगे। और दूसरी बात ये अभी लिमिटेड इसमें क्यों है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज द लिक्विड निकोटिन जो यहाँ पे आता है और इसके वेपर्स बनते हैं एंड देन दोज वेपर्स गोज टू दोज वेपर्स, मतलब वो जो लिक्विड निकोटिन है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा एंड वो इनहेल करता है जो भी स्मोक करता है। अब एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ दिस लिक्विड निकोटिन हार्मफुल है या नहीं है वो हम लोग को पता नहीं है। वी नो कि ओके अगर हम लोग एक्सेसिव टोबैको कंजम्पशन अगर करेंगे दैट इज अ रीजन फॉर अ कैंसर, लेकिन एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ दिस लिक्विड निकोटिन वो उससे कैंसर हो सकता है कि नहीं हम लोग को नहीं पता है, साइंटिफिक कोई स्टडी में प्रूव नहीं हुआ है। सो कोई एक वेबसाइट 4-5 साल पहले की बात है जो ये बोल के सिगरेट्स बेच रहा था, दिस आर द हर्बल सिगरेट्स, ई सिगरेट्स नहीं था। सो यहाँ पे देखो जो नाम लिखा है ना वो भी बहुत ज़रूरी है। सो अब इसके जगह पे इफ आई सर्च हियर, लाइक इफ आई राइट इट हियर हर्बल सिगरेट्स, सो अगर यहाँ पे देखो अभी वो क्या बता रहा है हर्बल सिगरेट्स। अब यहाँ पे अगर कोई ऑर्गेनिक सिगरेट्स या कोई ऐसे सिगरेट्स रहेंगे, ठीक है, जो अलाउड है तो ही वो यहाँ पे बताएगा जिसका कोई साइंटिफिक रीजन है कि दिस आर द हर्बल सिगरेट्स। सो यहाँ पे देखो क्या बोला है, रॉयल स्वैग आयुर्वेदिक एंड हर्बल सिगरेट मिंट फ्लेवर है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, दिस विल हेल्प इन क्विटिंग द स्मोकिंग
फ्री सिगरेट्स विद शॉर्ट हेल्प्स इन क्विट स्मोकिंग, 10 स्टिक्स है आपके पास, है ना। सो ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये स्मोकिंग क्विट करने के लिए, याद रखो यहाँ पे ये आपको क्या बोल रहा है, ना तो इसमें निकोटिन है ना टोबैको है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेचुरल फ्लेवर है, एंड उसके आगे लिखा है कि नो बैड ब्रीथ, नो एडिटिव, मतलब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिससे एडिक्शन होगा, ये वो प्रॉपरली मेंशन कर रहा है। और ये क्या लिखा है देखो यहाँ पे, पाउडर स्मोक है ना, आयुर्वेदिक पाउडर स्मोक, मतलब आप समझ लो कि हम लोग घर पे अगर कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो बनाते हैं वैसा ही कुछ चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डाला है, जो सिंपली क्या होगा कि आप वो इनहेल करेंगे और उसके साथ कोई मेडिसिन रहेगा। तो अगर किसी को वो च्युइंगम या वो खा के प्रॉब्लम है तो वो टाइम पे वो ऐसा यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बेस के ऊपर आपको जो भी प्रोडक्ट्स दिया है उसका बहुत डिटेलिंग बताया हुआ है कि इसमें हम लोग क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं और वो आपके लिए हार्मफुल होगा या नहीं होगा। गेटिंग क्लियर है। अगर वो हार्मफुल है तो एज पर राइट टू इन्फॉर्मेशन आप अगर देखेंगे, अगर मैं गूगल पे जाता हूँ, अब पहले क्या होता था, आपने पहले के अगर पुराने गूगल के अगर एड्स देखे रहेंगे ना, सॉरी पहले अगर सिगरेट्स के ऐड देखे रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते थे कि एक पर्सन सिगरेट पी रहा है एंड देन वो कोई गुंडे लड़की को छेड़ रहा है या ऐसा 2 पफ मार के जाके सारे गुंडे को धो देगा। सो दैट मीन्स कि वी आर एनकरेजिंग पीपल क्योंकि दिस इज समथिंग विच लुक्स वेरी हीरोटिक टाइप ऑफ अ थिंग, है ना, एक बहुत इनोवेटिव चीज़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। सो आप जो नहीं स्मोक कर रहे हैं उनको भी आप एनकरेज कर रहे हैं, दैट शुड नॉट बी द केस। सो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे सिगरेट्स अगर सर्च कर रहा हूँ तो उसमें क्या होगा, उनके जो इमेजेस है ना वो इमेजेस आएंगे और वो सारे जो इमेजेस है मोस्ट ऑफ जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो आपको देखो वो बॉक्सेस जो है ना उसके ऊपर आज के टाइम पे ऐसे कहीं ना कहीं वो लंग्स वाला जो है ना वो आपको मैसेज दिया रहता है, स्पेशली इन इंडिया। बाहर की कोई आप सिगरेट्स लेंगे उसमें नहीं रहेगा, लेकिन इंडिया में अगर कोई भी अगर ऐसे कुछ पॉइंट बॉक्सेस है उसके ऊपर ये वार्निंग आएंगे, बाहर के कंट्री में भी ये दिया हुआ है। सो ये क्या है, दिस इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर मैं एक बहुत अच्छा बॉक्स का डिजाइन बना रहा हूं और उस पर ऐसे कोई भी चीजें अगर आपको मेंशन नहीं कर रहा हूं, दैट इज द वायलेशन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, जो हम लोगों को परमिशन मिला हुआ है। सो इसके लिए आप देखेंगे कि हम लोग एज पर द राइट टू इन्फॉर्मेशन इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड कि आपको हम लोग हर एक चीज़ बताएं। सो हिसाब से आप अगर कोई सिगरेट्स अगर यहाँ पे सेल करेंगे, ऑनलाइन सेल करेंगे, तो आप किसको सेल कर रहे हैं, जो पर्सन को सेल कर रहे हैं उसका एज क्या है, जो स्टेट पे सेल कर रहे हैं उसका वो एरिया कौन सा है, एंड आप जब ऐसे कोई प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं ना तो उसका एक्टिव एडवर्टाइजमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। आप कभी ऐसा नहीं बताएंगे कि ओके दिस टाइम वी हैव दिवाली डिस्काउंट या वी हैव क्रिसमस ऑफर, 2 बॉटल पे 1 बॉटल फ्री, ऐसा नहीं आएगा, या 2 सिगरेट पैक्स के ऊपर 1 पैक फ्री, ऐसे ऑफर्स आपको नहीं दिखेंगे। आपने कभी अमेजोन के ऊपर ऐसा नहीं देखा रहेगा। मतलब एज पर द गवर्निंग लॉ यू सपोज टू फॉलो समथिंग, ठीक है। सो वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अब ये पूरा एक लिंक टॉपिक है टर्म्स कंडीशन वाला, ये हम लोग का चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट है। अब वो आज मैं नहीं करा रहा हूँ। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो, हम लोग डिस्कस करते हैं, एल्स आई विल एंड दिस लेक्चर। एनीवन एनी डाउट्स, जल्दी बताओ। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। सो विल एंड टुडेज लेक्चर हियर।